नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात बढ़ते पेट्रोल के दामों की। आलमी बाज़ार में ख़ाम तेल की बुलंद तरीन सतह को सर करने के दरमियान पेट्रोल डीजल की कीमतों में घरेलू सतह पर इजाफे का सिलसिला लगातार जारी है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जुमे के रोज मुसलसिल तीसरे दिन इन दोनों की कीमतों में 35 पैसे फी लीटर का इजाफा किया, जिसके बाद कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में पेट्रोल 108 रुपये 64 पैसे फी लीटर और डीजल 97 रुपये 37 पैसे फी लीटर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। हैदराबाद में इजाफा और भी ज़्यादा रहा। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत में 36 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद उसकी कीमत 113 रुपये फी लीटर तक पहुंच गई। जबकि डीजल के दामों में 38 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद उसकी कीमत 106 रुपये 22 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। क्रूज ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आज भी जेल से बाहर नहीं आ सके। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका रिलीज ऑर्डर शाम 5:30 बजे तक जेल ओहदेदारों के पास नहीं पहुंच पाया। सेशंस कोर्ट से जमानत के कागजात लेकर वकील सतीश मनी शिंदे खुद आर्थर रोड जेल के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उन्हें पहुंचने में देरी हो गई थी। इससे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने सेशंस कोर्ट पहुंचकर आर्यन के बेल बॉन्ड पर साइन किए। जेल ओहदेदारों ने रिलीज ऑर्डर के लिए थोड़ी देर इंतजार भी किया, लेकिन तब भी आर्यन की जमानत के कागजात नहीं पहुंच पाए। आर्थर रोड जेल के सुपरिंटेंडेंट नितिन वायचाल ने बताया कि कवायद के मुताबिक रिलीज ऑर्डर को जेल में लगे जमानत बॉक्स में डालना ज़रूरी होता है। इसे मेल या पोस्ट के जरिए नहीं भेजा जा सकता और कैदी की रिहाई के लिए उसकी हार्ड कॉपी पहुंचना ज़रूरी होता है। आर्यन की रिहाई के बारे में खबर मिलने के बाद आर्थर रोड जेल के बाहर हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए। वहीं आर्यन को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग आर्थर रोड जेल के बाहर जमा हो गए थे। इससे कुछ देर के लिए वहां जाम जैसे हालात भी बने, लेकिन पुलिस ने जल्द ही रास्ता क्लियर करा लिया था। सर मराठीत सांगा सर, बेल प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे का? बेल प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे। मॅडम जुही चावला एक्सेप्ट झालेली आहे कोर्टात श्युअरिटी म्हणून, तर त्यानुसार बेल बॉन्ड वगैरे एक्झिक्यूट होईल आणि आता ते डॉक्युमेंट सगळं डायरेक्ट कोर्टातून आर्थर रोडमध्ये जाईल। सर वेळेत तिथून तो सुटेल। सर वेळेत एक तास तरी लागेल फॉर्मॅलिटी मध्ये। पण सर 5ची वेळ आहे, 5ची वेळ, त्यामुळे आज शक्यता आहे का त्याला बेल बॉन्ड कोर्टात पोहोचणं, जेलमध्ये पोहोचणं बॉन्ड सर शक्य आहे? आज जो हाईकोर्ट की ऑर्डर हमें मिली है उसके आधार पर हमने श्योरिटी सबमिट किया था कोर्ट में, और जूही चावला श्योरिटी करके ऑफ़र किया था अपने आप को, और जज साहब ने उसको एक्सेप्ट की है, और जो भी सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट वगैरह फर्निश करना था वो हो गया है। उसके वजह से अभी 1 घंटा लगेगा डॉक्यूमेंट्स बनाने में, उसके बाद वो चले जाएंगे डायरेक्ट कोर्ट। 5:30 पर्यंत वेळ आहे। 1 घंटा लगेगा। Sir, will the jail accept after 5:30? Go and ask them. No, am I a jailer? Okay, sir. Thank you. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान और महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आला अफसर समीर वानखड़े के खिलाफ अपना हमला जारी रखते हुए जुमेरात को दावा किया था कि गोवा जाने वाली लग्जरी क्रूज लाइनर कोडिला पर ड्रग्स पार्टी के मुंतजिम वानखड़े के करीबी दोस्त थे। साथ ही उन्होंने जानना चाहा था कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। नवाब मलिक ने एक निजी न्यूज़ चैनल को बताया कि पार्टी ऑर्गेनाइजर काशिफ खान को 2 अक्टूबर को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 2 क्रूज शिप पर देखा गया था। उन्होंने ये भी जानने का मुतालबा किया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। नवाब मलिक ने दावा किया कि खान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े का करीबी दोस्त है, इसीलिए उसे रिहा कर दिया गया। काशिफ खान जेफ टीवी के इंडिया हेड है और फैशन टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। नवाब मलिक ने दावा किया कि काशिफ खान की गर्लफ्रेंड रुक्मिनी होट के पास बंदूक के साथ फोटो है। इस सारे मामले में नवाब मलिक की जानिब से रोज़ नए इंकशाफात किए जा रहे हैं। वो पहले शख्स थे जिन्होंने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े का बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट करके उनके मजहब और नौकरी पर सवाल खड़े कर दिए थे। इसके बाद उन्होंने समीर वानखड़े का निकाहनामा शेयर किया, जिसमें समीर को मुसलमान बताया गया है। अब देखना है कि इस नए इंकशाफ के बाद समीर के लिए कैसी मुश्किलें बढ़ती हैं। आज नवाब मलिक ने
काशिफ खान का एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। आर्यन खान को जमानत मिलने और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर रिश्वतखोरी के इल्जाम लगने के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स केस की जांच की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। एनसीबी ने इस केस में आखिरी कार्रवाई 22 अक्टूबर को की थी। उस दिन एक ड्रग पेडलर को पकड़ा गया था, लेकिन उसकी ना तो गिरफ्तारी दिखाई गई और ना ही यह बताया गया कि उसका क्या हुआ। उसी दिन एक्ट्रेस अनन्या पांडे से भी पूछताछ की गई थी। इसके बाद एक्ट्रेस को दोबारा 26 अक्टूबर को आने को कहा गया था। 22 अक्टूबर को ही नवाब मलिक के हमले समीर वानखेड़े पर तेज हुए और इसके बाद से ये माना जा रहा है कि मरकजी जांच एजेंसी बैकफुट पर है। इसके बाद इतवार के रोज अचानक एनसीबी का गवाह प्रभाकर सैल मीडिया के सामने आया और उसने एक एफिडेविट के जरिए इल्जाम लगाया कि वानखेड़े के नाम पर इस केस के दीगर एक गवाह केपी गोसावी ने शाहरुख खान से 25 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। हालांकि इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। इसके बावजूद एनसीबी की विजिलेंस टीम ने इसमें जांच शुरू कर दी है। मलिक ने क्रूज ड्रग्स केस को पूरी तरह से फर्जी करार दिया। अब तक तकरीबन एक हफ्ते का वक्त बीत चुका है। एनसीबी के ओहदेदार अपने ही ओहदेदार पर लगे इल्जामात की जांच कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ड्रग्स केस में ना तो अनन्या पांडे को फिर से बुलाया और ना ही कहीं और छापेमारी की। एनसीबी जराये की माने तो वानखेड़े और उनकी टीम के पास कई लीड्स हैं, इसके बावजूद वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आर्यन केस में बदनामी झेलने के बाद अब एनसीबी की टीम फूंक फूंक कर अपने कदम रख रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 4 दिन के बैरूनी दौरे पर इटली पहुंचे। जुमे के रोज़ उन्होंने राजधानी रोम में महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। यहां संस्कृत के श्लोकों के साथ उनका इस्तकबाल किया गया। यहां वो G20 समिट में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ब्रिटेन ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड पहुंचेंगे। यहाँ वो COP26 क्लाइमेट चेंज समिट में शिरकत करेंगे। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इटली दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म वेटिकन सिटी जाकर पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात कर सकते हैं। G20 की ये मीटिंग असल में पिछले साल यानी 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे टालना पड़ा। अब ये इटली के रोम में हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म 31 अक्टूबर दोपहर तक रोम में रहेंगे। इसके बाद ग्लासगो रवाना हो जाएंगे। G20 को वर्ल्ड इकोनॉमिक इंजन भी कहा जाता है। ये इस ग्रुप की 8वीं मीटिंग होगी। इस बार की थीम है पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी। 4 अहम मुद्दों पर इसमें बातचीत होगी। इनमें वबा से रिकवरी और एनवायरमेंटल पोल्यूशन के मुद्दे शामिल होंगे। माना जा रहा है कि मोदी इटली के वज़ीर-ए-आज़म मारियो द्राघी से भी मुलाकात कर सकते हैं। रतनामणि प्रभाकराम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदीपदोमुखे मदन्त सिन्दूरस्फुरद्वगुत्तरीय मेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी। ॐ नमः शिवाय। सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहम्। ॐ नमः शिवाय। भारत माता की जय। आर्मी चीफ MM नरवणे ने जुमे के रोज़ कहा कि नेशनल सिक्योरिटी एकेडमी में ख़वातीन कैडरों का इस्तकबाल गैर जानिबदारी और पेशा वाराना जज्बे से किया जाना चाहिए, जिसके लिए हिंदुस्तानी फ़ौज मशहूर है। नेशनल सिक्योरिटी एकेडमी के 141वें बैच की पासिंग आउट परेड में आर्मी चीफ ने कहा कि जैसा कि हमने नेशनल सिक्योरिटी एकेडमी में ख़वातीन कैडरों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, ऐसे में गैर जानिबदारी और पेशा वाराना जज्बे के आइंदा भी जारी रहने की उम्मीद करता हूं, जिसके लिए हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी दुनिया में मशहूर है। आर्मी चीफ ने कहा कि फ़ौज की मुहिम में अब ये उतना ही हकीकत है जितना 40 साल पहले था। उन्होंने कैडेट से तकनीकों के बारे में अलर्ट रहने, अपने तजस्सुस को हल करने और अपनी शख्सियत के मुताबिक शौक़ को अपनाने का मशवरा भी दिया। उन्होंने कहा कि चीज़ों का तसव्वुर करते रहिए और लीक से हटकर
दूर की सोचिए, फौज को मैदान जंग में हमेशा चैलेंजेस का सामना रहता है, हम नाकाम नहीं हो सकते। आर्मी चीफ ने कहा कि एनडीए कौम के मुसल्ह दस्तों के लिए क़यादत और मुश्तरका सलाहियतों को बरकरार रखता है और ये एहसास हमारे तीनों आज़ा में मौजूद है। नरवणे ने कहा कि आज आप जिस जगह खड़े हैं वहीं 42 साल से कुछ ज़्यादा वक्त पहले कैडेट के तौर पर मैं भी खड़ा था। मैं उसका जायज़ा ले रहा हूं। यहां से आप ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ फौजी तरबियत के लिए मुताल्लिक़ा कैरियर सर्विस अकेडमियों में दाखिल होंगे। आप मुख्तलिफ लिबास में होंगे, लेकिन हमेशा याद रखें कि कोई एक सर्विस अपने तौर पर जदीद जंग का मुकाबला नहीं कर सकती। Service before self, that must remain your guiding mantra for times to come. From here on, you should step into your respective service academies for more focused military training. You should don different uniforms, but always remember that no single service by itself can fight and win modern wars. As you rise in rank and responsibility, learn to appreciate each other's strengths and capabilities. The bonds that you have formed here need to be continuously. उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने के यकीन जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साबिक सदर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि साबिका हुकूमतों ने अमन अमान का बेड़ा गर्क कर रखा था, जबकि आज यूपी में तरक्की की लहर है और माफिया और नापसंदीदा अनासिर दूरबीन से भी नजर नहीं आते। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड वृंदावन योजना में मेरा परिवार भाजपा परिवार की रुकनीत मुहिम का आगाज करते हुए अमित शाह ने जुमे को कहा कि रियासत की योगी हुकूमत ने अपने अब तक के दौर में 90% वादों को पूरा किया और बकिया वादे 2 माह में 100% पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का खेल बरसों जारी रहा। यहाँ अमन अमान की हालत देखकर उनका खून खौलता था। किराना से लोग हिजरत कर गए, लेकिन आज खुद हिजरत कराने वाले हिजरत कर गए। माफिया अब दूरबीन से भी नजर नहीं आता। ये तब्दीली सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। उन्होंने यकीन का इजहार किया कि यूपी 2022 में दोबारा 2017 को दोहराते हुए 300 के निशाने को अबूर करने का हदफ हासिल करेगी। पहचान वापस दिलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे प्रमुख राज्य बनने की दिशा में बहुत आगे ले जाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ये सिद्ध किया है कि सरकारें जो बनती है वो परिवार के लिए नहीं होती है। सरकारें सूबे के सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए। और मित्रों, आज फिर से चुनाव के नगाड़े बजे हैं। मैं देखता हूं 5 साल तक जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। भाई, एक हिसाब जरूर आप हमारा भी हिसाब मांग सकते हो। योगी जी है, योगी जी से मांगिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मांगिए, हमारे उप मुख्यमंत्री से जो हिसाब मांगना है मांगिए, मगर मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे, इसका हिसाब दे दीजिए। मित्रों, ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और ज्यादा से ज्यादा सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए की। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत के मायूस कुन और गैर जिम्मेदाराना रवैये के सबब खाद की ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर है और इससे पैदा हुआ बहरान कर्ज में डूबे किसानों की जान ले रहा है। खाद की वजह से जान गंवाने वाले किसानों के रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए ललितपुर पहुंची प्रियंका ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हुकूमत को किसानों की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। लखीमपुर से ललितपुर तक किसान परेशान हैं। हुकूमत की पॉलिसियों के सबब किसान कर्ज में डूबा हुआ है। खाद के लिए लाइन में खड़े किसान जान गंवा रहे हैं।
खाद की ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर है। एक एक बोरी के लिए किसानों को 2-2 दिनों तक लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। एक बोरी 2000 रुपए की मिल रही है, जिसमें 50 किलो की जगह सिर्फ 45 किलो खाद दी जा रही है। ये ब्लैक मार्केटिंग नहीं तो और क्या है। खाद की ब्लैक मार्केटिंग में हुक्काम और कायदीन के किरदार की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ ललितपुर में अब तक 2 किसानों की लाइन में लगे मौत हो चुकी है और वहीं खर्च के जाल में फंसे 2 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। परिवार है, इनमें से 2 लोगों ने आत्महत्या की है और 2 लोग लाइन में खड़े इनकी मृत्यु हुई है। खाद के लिए लाइन में खड़े थे, एक 2 दिन के लिए खड़े थे, एक 4 दिन के लिए खड़े थे। कहते हैं कि जब लाइन छोड़ते हैं, लाइन छूट जाती है। अगर खाने के लिए घर आए या घर किसी वजह से घर आए तो लाइन छूट जाती है, तो लगातार खड़े रहे। किसी ने, एक जन है जिन्होंने खाना भी नहीं खाया था, तो उनकी खड़े खाद के इंतजार में मृत्यु हो गई। अब एक पूरी सुविधा होती है सरकार की खाद के वितरण के लिए, तो ये तो स्पष्ट है कि ये पूरी तरह से फेल हो गई है। तो फेल क्यों हुई है? क्योंकि जो कालाबाजारी करते हैं वो और अधिकारी और नेता सब साठगांठ कर रहे हैं। और जब आपकी बता रहे थे मुझे कि एक बोरा मिल रहा है, 2000 के लिए एक बोरा खरीदने की कोशिश की इन्होंने, ठीक है, तो ये तो कालाबाजारी हुई साफ। दूसरा, जब आपने बोरे से ही चोरी कर रहे हैं, आप खाद की बोरी से चोरी हो रही है। 50 की होती थी पहले, अब 45 की है, तो उसमें कम खाद भी दे रहे हो, खाद का दाम बढ़ा भी रहे हो, तो हमें क्या करेंगे बताओ। अब इनकी इतनी समस्याएं हैं और सरकार सुन नहीं रही है। आप जानते हैं किसान सड़क पे आ गया है, महीनों से सड़क पे है, लेकिन कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं है। कहीं कुचला जा रहा है गाड़ी के नीचे, तो कहीं इस तरह की चीजों से कुचला जा रहा है। अच्छा, यहाँ आते आते आपने देखा कि ये क्या आवारा पशु है हर जगह, यहाँ पे शायद अन्ना प्रथा कहते हैं उसको। अब मुझे ये भी बता रहे थे कि पूरी रात बैठे रहते हैं खेत में, पूरी रात खेत में बैठे। यहाँ बारिश हो गई, आखिरी बारिश, कह रहे हैं कि वो तो भगवान की देन थी कि हमारे खेतों में पानी आया। उसके बाद कम से कम आप खाद तो दिलवा देते हमें। तो सब कर्ज में है बेचारे, खाद नहीं मिल रही है, पानी आया खेत में, उन्होंने सोचा कि कम से कम कुछ उपज होगी, कुछ आगे बढ़ सकेंगे, वो भी नहीं हुआ क्योंकि खाद नहीं मिली। रात को बैठ के रात परिवार है। दिल्ली पुलिस ने यूपी दिल्ली बॉर्डर यानी गाजीपुर से जुमे की सुबह बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए हैं। अभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अहदेदार और फोर्स मौके पर है। क्रेन से बड़े बड़े पत्थरों को हटाकर साइड में रखा जा रहा है। बैरिकेडिंग के ऊपर लगे लोहे के कंटीले तारों को पुलिस खुद कटर से काट रही है। मौके पर मौजूद दिल्ली पुलिस के अहदेदारों का कहना है कि हमें ऊपर से हुक्म है, इसीलिए बैरिकेडिंग हटाई जा रही है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा है कि उनकी लड़ाई कभी रास्ते की नहीं रही, उनकी लड़ाई 3 ज़राई क़वानीन को लेकर है। उन्होंने कहा कि रास्ते खुलेंगे, हम भी अपनी फसल बेचने के लिए संसद भवन जाएंगे। हम 11 महीने से बॉर्डर पर बैठे हैं, हमें दिल्ली जाना है। वज़ीर आज़म ने कहा था कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। टिकैत ने कहा कि जिन किसानों की फसल नहीं बिक रही है, पहले उस फसल को ट्रैक्टर में संसद भवन के नज़दीक ले जाकर बेचा जाएगा। हमने कभी रास्ते नहीं रोके, ना ही ये हमारा काम है। हमारी लड़ाई 3 ज़राई क़वानीन को लेकर है। बता दें कि एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से हरियाणा जाने वाले टिकरी बॉर्डर पर 1 लेन लगे हुए बैरिकेड्स हटाए थे। 3 ज़राई क़वानीन के खिलाफ 26 नवंबर 2020 को यूपी के किसान जब दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली पुलिस ने उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया था। उसी वक्त किसान बॉर्डर पर टेंट तंबू लगाकर धरने पर बैठ गए थे। गाजीपुर की तरह सिंगू, टिकरी और शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी किसान पिछले 11 महीनों से धरने पर बैठे हैं। दिल्ली से मलका हरियाणा के गुड़गांव में जुमे के रोज़ खुले मकामात पर नमाज के हवाले से हिंदू तंजीम से वाबस्ता लोगों ने फिर तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की। पुलिस अगरचे जुमे के रोज़ मजमूई तौर पर 37 मकामात पर नमाज अदा करने की इजाज़त फराहम की, ताहम हिंदू तंजीम गुज़िश्ता 5 हफ्तों से लगातार माहौल ख़राब करने पर आमादा है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक आज जुमे के रोज जैसे ही जोहर का वक्त हुआ तो हिंदू तंजीम के अरकान नमाज के मकाम पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। पुलिस ने उनमें से 13 अफराद को हिरासत में ले लिया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते उस वक्त सूरत हाल कशीदा हो गई थी जब गुड़गांव के सेक्टर 12A के एक निजी मकाम पर नमाज अदा कर रहे मुसलमानों को मुश्तइल हुजूम, जिसमें मुबैना तौर पर बजरंग दल के कारकुन शामिल थे, उनका सामना करना पड़ा। भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए थे। गुज़िश्ता हफ्ते के वाक़े की वीडियो में नमाज के मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इसके बावजूद हिंदू तंजीमों के लोगों ने काफ़ी हंगामा किया था। पुलिस की यकीन दहानी के बाद ही शरपसंदों का हुजूम मुंतशिर हो सका था। उधर गुड़गांव के सेक्टर 47 में गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से ऐसे ही मुजाहरे हो रहे हैं। इलाके के लोगों का दावा है कि गैर समाजी अनासिर या रोहिंग्या पनागजीन इलाके में जराइम अंजाम देने के लिए नमाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुलामनवाज बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुलामनवाज बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुलामनवाज बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुलामनवाज बंद करो। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या ऑर्डर मिल रही है? तुम कैसे बर्बाद कर रहे हो? अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े कुछ आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 5,10,147 नए मामला दर्ज हुए। इसी दौरान 8,660 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों का मजमूई आंकड़ा 24,64,68,876 हो गया, जबकि अब तक इस मोजी वायरस से 49,99,695 अफराद की मौत हो चुकी है। अब तक 22,33,00,000 से ज़्यादा अफराद ने कोरोना को मात भी दी है, लेकिन अब भी दुनिया भर में 1,81,57,503 अफराद का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस की शरह मार्च 2020 के बाद सबसे कम सतह पर पहुंच गई है और इस वक्त ये 0.47% है। इस दरमियान जुमेरात को मुल्क में 74,33,392 अफराद को कोरोना के टीके लगाए गए और अब तक 1 अरब 4 करोड़ से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जुमे की सुबह मरकज़ी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 14,348 नए मामला सामने आने के साथ ही मुतासरीन का आदाद-ओ-शुमार बढ़कर 3,42,16,550 हो गया। इस दौरान 13,198 मरीजों की सेहतयाबी के बाद इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की कुल तादाद बढ़कर 3,35,96,516 हो गई। एक्टिव केसेस 345 इजाफे से 1,64,161 हो गए। इसी अरसे में 805 मरीजों की मौत के बाद अमवात का आंकड़ा बढ़कर 4,55,873 हो गया। कोवैक्सीन को WHO के अप्रूवल मिलेगा या नहीं, इसका फैसला 2 नवंबर को होने वाली टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की फाइनल मीटिंग में हो सकता है। WHO में मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट के ADG मैरी एंजेला सिमाओ ने जेनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमें हिंदुस्तान की वैक्सीन इंडस्ट्री पर भरोसा है। भारत बायोटेक तेज़ी से और लगातार हमें डेटा प्रोवाइड कर रहा है। कंपनी ने अपने डेटा की आखिरी किस्त 18 अक्टूबर को दे दी है। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने वैक्सीन को अप्रूवल के लिए 19 अप्रैल को WHO को अर्जी दी थी। अलग अलग मुल्कों में बनने वाली वैक्सीन की कंपनी अब इमरजेंसी अप्रूवल के लिए WHO के पास जाती है। तो वजारत सेहत से जुड़ी या माफ़ कीजिएगा जो सेहत से जुड़ी तंजीम है टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, उसकी एक तश्कील देती है। इस कमेटी का काम वैक्सीन के सभी मरहलों के ट्रायल्स के डेटा की जांच करना होता है और डेटा सही मिलने पर WHO को अप्रूवल देने की सिफारिश करना है। कोवैक्सीन के लिए भी WHO ने टेक्निकल कमेटी बनाई है। WHO को उम्मीद है कि कमेटी अगले सप्ताह तक अप्रूवल दे सकती है। WHO की ADG ने कहा कि हमारे टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने कंपनी से फाइनल रिस्क बेनिफिट असेसमेंट का डेटा जमा करने के लिए कहा है। इसराइल की कोरोना टैबलेट का ट्रायल अगले महीने साउथ अफ्रीका में शुरू होगा। वहां की वजारत सेहत ने ट्रायल्स को हरी झंडी दे दी है। ये ओरल वैक्सीन यानी टैबलेट होगी जिसका एक ही डोज काफ़ी होगा। इसे
ओरमेड कंपनी ने डेवलप किया है। कंपनी के सीईओ नदफ क्रीडोन ने टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि उनकी वैक्सीन टैबलेट इजराइल की वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ा देगी। कन्नड़ फिल्म एक्टर पुनीत राजकुमार का जिम में वर्कआउट के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। हार्ट अटैक के फौरी बाद 46 साल के पुनीत को बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके इंतकाल से पूरे कर्नाटका में शोक की लहर दौड़ गई है। रियासत में सभी थिएटर बंद कर दिए जा रहे हैं। फैंस को काबू में करने के लिए कई इलाकों में सेक्शन 144 लगा दी गई है। कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्माई ने भी अस्पताल पहुंचकर उनका दीदार किया। पुनीत के वालिद राजकुमार साउथ इंडियन सिनेमा के आइकन थे। वो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के पहले एक्टर थे जिन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। चंदन तस्कर वीरप्पन ने जुलाई 2000 में तमिलनाडु से उनका अगवा कर लिया था। पुनीत ने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। वो उन्हें कौमी अवार्ड जीतने का भी एजाज़ हासिल हुआ था। मरकजी हुकूमत ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया है। वो अब इस ओहदे पर 2024 तक बने रहेंगे। दास ने 12 दिसंबर 2018 में आरबीआई के गवर्नर का ओहदा संभाला था। उन्होंने उर्जित पटेल की जगह ली थी। उर्जित पटेल ने अपना टर्म पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। शक्तिकांत दास को पहली बार एक्सटेंशन मिला है। उन्हें एक्सटेंशन ऐसे वक्त में मिला है जब एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत हिंदुस्तान की इकोनॉमी रिकवरी के रास्ते पर है। कोरोना के वक्त में मुल्क की मईशत में भारी गिरावट आई थी और उसे रास्ते पर लाने का काम शक्तिकांत दास ने अपनी क़यादत में किया था। शक्तिकांत दास को एक्सटेंशन का फैसला देर रात लिया गया। देर रात अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट यानी एसीसी ने उनके खिदमात एक्सटेंशन को मंजूरी दी। 64 बरस के दास महंगाई और तरक्की दोनों को साधते हुए मईशत में जान फूंकने का काम करते रहे। रिजर्व बैंक का महंगाई का निशाना 6% से नीचे रखने का था और साथ ही ग्रोथ को बनाए रखने का था। दोनों मोर्चे पर रिजर्व बैंक ने पिछले 1.5 सालों में कोरोना के वक्त में कामयाबी हासिल की थी। स्टॉक मार्केट में आज लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट रही। सुबह 800 पॉइंट्स की गिरावट के बाद शाम को बीएसई सेंसेक्स 677 पॉइंट्स गिरकर 59,306 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 185 पॉइंट्स गिरकर 17,671 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बीएसई का लार्ज कैप करीबन 0.88% गिरकर बंद हुआ, जबकि मिड कैप बढ़त के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार बंद होते वक्त सेंसेक्स के 9 शेयर्स बढ़त के साथ बंद हुए थे, जबकि 21 शेयर्स गिरावट के साथ बंद हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2.38% गिरकर 2,538 रुपये पर बंद हुआ। इसका मार्केट कैप 16,09,000 करोड़ रुपए हो गया है। वजारत फाइनेंस ने 2020-21 के लिए प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट पर 8.5% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इससे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को 6 करोड़ से ज़्यादा मेंबर्स के खातों में ब्याज जमा करने का रास्ता साफ हो गया है। हुकूमत के इस फैसले को एक तरह से दिवाली गिफ्ट माना जा रहा है। एक ओहदेदार के मुताबिक वजारत फाइनेंस से जुमे के रोज़ इसको मंजूरी मिली है। इसे जितनी जल्दी हो सके नोटिफाई कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक अब मेटा नाम से जानी जाएगी। फेसबुक के फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने जुमेरात को ऑकलैंड में मुनक्किद सालाना कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल के वर्चुअल रियलिटी विजन को हासिल करने के लिए हम खुद को रीब्रांड कर रहे हैं। अब हमारे लिए फेसबुक फर्स्ट की जगह मेटावर्स फर्स्ट होगा। कंपनी के शेयरों में 1 दिसंबर से FV के बजाय MVRS यानी मेटा प्लेटफॉर्म इंक सिंबल से ट्रेडिंग शुरू होगी। जुकरबर्ग ने कहा कि मेटा ग्रीक लफ्ज बियॉन्ड से आया है। ये दुनिया में कंपनी का बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन करता है। जियो ने अपने पहले 4G स्मार्ट जियो फोन नेक्स्ट की कीमत अनाउंस कर दी है। इस फोन की कीमत 6,499 रुपये की गई है। ग्राहक इस फोन को 1,999 रुपये देकर खरीद सकते हैं। बाकी अमाउंट 18 और 24 महीने की आसान EMI पर दे पाएंगे। फ़ोन की बिक्री दिवाली से शुरू हो जाएगी। इस स्मार्टफोन को रिलायंस जियो और गूगल ने साथ मिलकर तैयार किया है। इससे पहले गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा था कि फ़ोन को दिवाली तक लॉन्च किया जाएगा। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।